सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित, कैसा अपेक्षित अर्थ आना चाहिए, एक अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं या भेद कह लीजिए। तो वाक्य के दो अंग क्या हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं, वाक्य के दो अंग कौन कौन से, एक आपका उद्देश्य और एक आपका विधेय। दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का मतलब हो गया कि शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंग कितने हैं, दो अंग हैं। कौन कौन, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है बेटा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वाक्य में, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय से तात्पर्य होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं हम। देखिए पहले मैंने लिखा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से तात्पर्य हो गया, जो पहला अंग है वाक्य का, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाए वाक्य में, किसमें, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे ममता खेलती है, क्या लिखा मैंने, ममता खेलती है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, किसके बारे में कहा गया, कौन खेलती है, ममता। तो ये क्या हो गया आपका, इस वाक्य का उद्देश्य हो गया, क्योंकि उद्देश्य से तात्पर्य है कि जिसके बारे में जो कुछ कहा, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में, किसके बारे में, खेलने की बारी, किसके बारे में बताया गया कि खेल रही है, किसके बारे में, ममता के बारे में। ठीक है, तो जैसे ममता खेल रही है, तो कौन खेल रही है, ममता। जिसके बारे में कुछ बताया जाए वाक्य में, इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया, ममता के बारे में। ठीक है, अब विधेय देख लेंगे हम। विधेय से तात्पर्य है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो हमारा उद्देश्य है, जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य हो गया, और उसके बारे में जो कहा जाए, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है, आपका विधेय होता है। कैसे, जैसे वाक्य मैंने दिया, पुनः वही वाक्य फिर से दे दिया, ममता खेलती है, क्या लिखा मैंने, ममता खेलती है। अभी तक कौन खेलती है, तो ममता, वो उद्देश्य निकल आया। अब ममता के बारे में क्या बताया गया, खेलती है। तो ये जो खेलती है, ये जो खेलती है, ये क्या हो गया, इस वाक्य का विधेय हो गया। क्या हो गया, इस वाक्य का विधेय हो गया ये। ठीक है, ये विधेय हो गया इस वाक्य का, और ये जो था ये आपका क्या होगा, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ममता। ठीक है, और इस वाक्य में विधेय क्या है, विधेय, विधेय है खेलती है। ठीक है, यानी जिसके बारे में कहा जाए वह होता उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह होता है विधेय। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं हम, वाक्य के भेद देखना है अब हमें। वाक्य के कितने भेद हैं, अभी देखे हमने वाक्य के अंग, अब देखना है हमें वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के लगभग 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद। तो देखिए पहला भेद जो मैंने दिया है, विधानवाचक वाक्य के यानी कि पहला है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखिए पहला भेद जो है अर्थ के आधार पर, क्या है, अर्थ के आधार पर। तो देखिए पहला अर्थ के आधार पर जो है उसके भी भाग किए गए लगभग 8। कैसे, विधानवाचक वाक्य, पहला क्या होता है, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने दूध पिया, क्रिया का होना पाया जा रहा है, क्रिया दूध पिया, पी लिया ना, तो क्रिया का होना पाया जाए। विधानवाचक वाक्य वही है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का हमें जानकारी मिले, मालूम हो हमें, तो वह क्या होता है, विधानवाचक। दूसरा उदाहरण है, वर्षा हो रही है, क्रिया हो रहा, कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने दूध पिया, इसमें कार्य हुआ, वर्षा हो रही है इसमें हो रहा है, राधा पढ़ रही है, ये भी क्या है, विधानवाचक वाक्य ही है, क्योंकि इसमें भी क्रिया का होना पाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे,
निषेधवाचक वाक्य, यानी जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव, यानी कि हिंदी में बोलें तो नकारात्मक। निषेध, निषेध का मतलब होता है जहां पर मना किया जाए। क्या किया जाए? मना किया जाए। कैसे? अब मना किया जाए, क्या मना किया जाए? देखिए, जिन वाक्यों में कार न होने का भाव प्रकट हो, इसमें कार हो रहा है विधानवाचक में, दूध पिया, इसमें मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध है नहीं पिया, तो यहाँ क्या हो गया? निषेध हो गया, मना कर दिया। ऐसे वर्षा हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा वर्षा नहीं हो रही है। राधा पढ़ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? राधा नहीं पढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम आज्ञावाचक। क्या देखेंगे हम? आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक में क्या होता है? आज्ञावाचक में होता है जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो। जिन वाक्यों में आदेशित किया जाए या उपदेश दिया जाए या फिर आज्ञा दी जाए, ये क्या होता है आपका? आज्ञावाचक। जैसे ममता तुम बैठकर पढ़ो, यहाँ पर बैठकर पढ़ो आदेशित किया गया, आदेश दिया गया, उसे रोका टोका गया ना कि ऐसा करो वैसा करो, ये करो, इधर आओ। ठीक, ये सब आज्ञार्थक या फिर आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, यानी कि जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश या फिर आदेश, क्या क्या? आज्ञा, उपदेश या फिर आदेश का हमें बोध होता है, तो वह क्या होता है आपका? आज्ञावाचक। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा क्या देखेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है। जिन वाक्यों से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है। प्रश्नात्मक भाव बेटा क्या होते हैं? जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, इन सारी बातों का हमें पता चले। जैसे उदाहरण से देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उसका क्या नाम है? क्या, यहां पर आ गया ना क्या। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ, तो ये क्या हो गया आपका? प्रश्नात्मक भाव हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया? तो अर्थ के आधार पर अभी हमने 4 वाक्य देखे हैं। चलिए इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद पुनः अगले जो 4 भेद और बचे हैं अर्थ के आधार पर उसको देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे हम वाक्य रचना का जो 8 प्रकार हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 5वां प्रकार क्या है? 5वां वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों से इच्छा जाहिर की जाए या आशीष यानी कि आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्रकट हों, तो वो इच्छावाचक वाक्य। क्या क्या होना चाहिए? जिन वाक्यों से इच्छा जाहिर की जाए या आशीष यानी कि आशीर्वाद या फिर शुभकामना आदि का हमें बोध होता है यानी कि ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तो बस मैं फल खाऊंगा, इसमें इच्छा दर्शाई गई ना कि मेरे मन की इच्छा क्या? आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, या आज तो मैं केवल चावल ही चावल खाऊंगा। ठीक है, या आज तो मैं केवल नमकीन चावल खाऊंगा। ठीक है, ये याद रखना, जिसमें इच्छा, आशीष या फिर शुभकामना। ठीक है, तो इच्छा बात समझ में आई ना? अपने मन की इच्छा क्या होती है? जैसे आज तो मैं केवल मीठे चावल ही खाऊंगा, या आज तो मैं केवल तीखे चावल ही बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया आपका इच्छा। इसके बाद आशीष यानी कि आशीर्वाद, जैसे दीर्घायु हो यानी कि लंबी उम्र हो आपकी, क्या कह देते हैं? आशीर्वाद देते ना, दीर्घायु हो। ठीक है, इसके बाद धनवान हो, क्या है? धनवान हो। तो इस तरह से आशीष, इच्छा, शुभकामनाओं वाले वाक्य जो होते हैं वो इच्छावाचक कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम संदेहवाचक। क्या पढ़ना हमें? संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है? कि जिन वाक्यों में संदेह या संभावना हो, क्या हो? जिन वाक्यों में संदेह हो बेटा या संभावना। संदेह कैसे होता है? जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए। शायद, पता नहीं है, मालूम नहीं है हमको बेटा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? शायद हो जाए, तो संभावना है ना, क्या है? संदेह है हमें। ठीक है, तो शायद शाम को, कब? क्योंकि आगे की बात है, तो आगे की बात भविष्य की बात है, तो कल्पना की जा रही है, यानी कह सकते हैं संदेह हमें कि मौसम देखा हमने, तो क्या कह देते हैं? शायद शाम को वर्षा होने लगे या शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो ये संदेह हो गया। इसके बाद जैसे अगला वाक्य मैंने दिया है, शिवम मुझे भूल चुका है। क्लियर नहीं है, संदेह है।
कि हो सकता मुझे भूल गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विस्मयवाचक, यानी विस्मयवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से आश्चर्य है, घृणा है, ठीक है, और क्रोध है, शोक। तो आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि अभिव्यक्ति जो है होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक। क्या कहते हैं? विस्मय, यानी जहां पर शोक, घृणा, क्रोध और आपका हो गया शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, ये चार बातें अगर आपके सामने आए तो यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। क्या क्या होना चाहिए? आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक। इन बातों का हमें जिन वाक्यों में पता पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है ना। आहा आज मौसम बड़ा सुहावना है। आहा, ठीक है, वाह, ये शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह, तो यहाँ पर क्या है आपका? आश्चर्य, घृणा, क्रोध या शोक। तो आश्चर्य की बात है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, जैसे अब शोक कब होता है? उन्होंने कहा हा राम, हे राम, ऐसा हो गया। ठीक है, घृणा क्या करते? घृणा वाले कुछ शब्द होते हैं, छी, ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखेंगे हम संकेतवाचक, अंतिम जो बंटवारा है इसका संकेतवाचक। देखिए बेटा, जिन वाक्यों में संकेत यानी शर्त का बोध हो, जिन वाक्यों में संकेत या जिसे हम शर्त कहते हैं उसका बोध हो, यानी कह सकते हैं एक वाक्य का होना, एक वाक्य का होना, यानी कह सकते हैं कि एक वाक्य का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, दूसरे वाक्य की क्रिया पर आधारित हो। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा समझे रखिएगा, अगर एक वाक्य संभव नहीं होगा बेटा, जो एक वाक्य है यदि वह संभव नहीं होगा तो दूसरा वाक्य भी उसके बगैर अधूरा है, वह भी संपन्न नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं आपका संकेतवाचक। जैसे देखिए क्या लिखा है? जिन वाक्यों में संकेत यानी शर्त का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी, तो वह होता है संकेतवाचक वाक्य। कैसे? जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी या फसल होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, यानी कि अगर वर्षा होगी तभी तो फसल होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। कहने का तात्पर्य वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, और जब वर्षा होगी तभी फसल होगी। तो समझ में आया कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर कैसे आधारित है, कि वर्षा होगी तभी तो क्या हो गया बेटा? फसल उगेगी, और वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे सेकंड मैंने दूसरा उदाहरण लिया, यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं। यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, यानी यदि तुम, जब तुम जाओगे तभी तो मैं जाऊंगा, और तुम नहीं जाओगे, क्योंकि यदि तुम जाओ तो मैं जाऊंगा, तो यदि तुम जाओगे तभी तो यानी कि एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित होती है। जैसे इसमें था कि वर्षा होगी तभी फसल होगी, वर्षा नहीं होगी फसल नहीं होगी। तुम कन्याकुमारी जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आधारित होना ही क्या होता है? संकेतवाचक। ठीक है, इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने कितने भेद पढ़ लिए? 8 भेद पढ़ लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें जरूर, और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए